नमस्कार, AKS लीगल फर्टिलिटी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसा मौलिक अधिकार जो गिरफ्तारी अथवा कैद से संबंधित संरक्षण प्रदान है। सबसे पहले हम जानेंगे गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है। गिरफ्तारी सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है दंडात्मक निरोध, दूसरा होता है निवारण निरोध। दंडात्मक निरोध जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे मर्डर, रेप, इस तरह के मुकदमे में दर्ज होने के बाद जो भी गिरफ्तार किया जाता है और दंडात्मक निरोध की श्रेणी में आता है। दूसरा निवारण, जो शक के आधार पर व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस को यह लगती है कि बहुत ही गंभीर अपराध कर सकता है, तो इस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। संविधान में यह भी सुविधा दी गई। यह सुविधा सिर्फ भारत में है, इसके अलावा किसी भी देश में नहीं है। अन्य देश में सिर्फ इमरजेंसी में निवारण निरोध की सुविधा प्रदान है, अन्य समय में ऐसी कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई है। केवल भारत के संविधान में ही यह व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 22 में 7 क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज जो है दंडात्मक निरोध के बारे में बताता है, चौथा क्लॉज, पांचवा क्लॉज, छठा क्लॉज, सातवां क्लॉज जो निवारण निरोध की बात करता है। पहला जो क्लॉज है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है और अपने मनपसंद वकील से राय लेने का भी अधिकार है। दूसरा क्लॉज ये बताता है कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट नहीं मिले तो पुलिस हिरासत में नहीं, न्यायिक हिरासत में भेजना पड़ेगा। क्लॉज 3 ये बताता है अगर शत्रु देश का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, क्लॉज 1 और 2 की सुविधा उसे नहीं मिलेगी। यह मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलने का अधिकार है, अन्य नागरिकों को कोई भी अधिकार प्रदान नहीं है। क्लॉज 4 जो निवारण निरोध के बारे में। क्लॉज 4 में निवारण निरोध के अधीन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति केवल 3 माह तक कैद रखा जा सकता है, परंतु सलाहकार बोर्ड के अनुसार उस व्यक्ति की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। सलाहकार बोर्ड कौन होगा? जो उच्च न्यायालय द्वारा सलाहकार बोर्ड गठित किया जाता है। अगर उसे लगता है उसे और कुछ समय के लिए और इसको कैद रखने की ज़रूरत है तो उसकी समय सीमा सलाहकार बोर्ड के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। क्लॉज 5 में निवारण निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा, गिरफ्तारी का कारण जानने का भी अधिकार होगा और अपने मनपसंद वकील से राय लेने का भी अधिकार होगा। क्लॉज 6 में यह बताया गया है यदि सामाजिक हित में नहीं है, लोक हित में नहीं है तो गिरफ्तारी का कारण मत बताओ। क्लॉज 7 में निवारण निरोध के अधीन संसद कोई भी कानून बना सकती है। अगर उसे कैद की कोई भी सजा का प्रावधान होगा तो उस एक्ट के अनुसार होगा, ना कि क्लॉज 4 के अधीन होगा। अब कुछ एक्ट हैं जो निवारण निरोध के अधीन एक्ट बने हुए हैं, उस एक्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला एक्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो 1950 में सबसे पहले बना हुआ था। यह एक्ट 26 फरवरी 1950 को लागू हुआ था। ये एक्ट सिर्फ 1 साल के लिए बनाया गया था। फिर वह 1969 31 दिसंबर को ये एक्ट खत्म कर दिया गया। दूसरा एक्ट 1971 में आया जिसे मीसा नाम से, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें जब इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई थी तो बहुत सारे नेता गिरफ्तार हुए थे, जैसे लालू प्रसाद यादव, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, रविशंकर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है
कि जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे, उस समय 1976 में लालू प्रसाद यादव की बिटिया का जन्म हुआ था। उस बेटी का नाम यादगार बनाने के लिए मीसा रखा। उसके बाद 1980 में रासुका बना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में। यह संसद से कानून नहीं पास हुआ था, बल्कि राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के तहत कानून बनाया था। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 123 की शक्ति का इस्तेमाल किया था। बाद में 1981 में यह कानून संसद में पास हो गया। राष्ट्रपति का अध्यादेश सत्र चलने के बाद 6 हफ्ते तक कानून बन जाना चाहिए, वरना ये एक्ट राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है, जो कानून बनाया जाता है, स्वतः ही खारिज हो जाता है। तो अधिकतम राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश द्वारा जो कानून बनाया जाता है कितने दिनों तक रहता है। जैसे आज शीत सत्र का आखिरी दिन है, अगला जो सत्र मानसून सत्र चलेगा, इसके बीच का समय 6 महीने का है। तो ये 6 महीने और बाकी 6 हफ्ते, और तो 6 महीने 6 हफ्ते तक अध्यादेश द्वारा ये कानून बना रह सकता है। अगर ये संसद में कानून नहीं बना तो एक कानून स्वतः खारिज हो जाता है। इसके बाद एक एक्ट आया, टाडा मतलब टेररिस्ट ऑफ डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। उसके बाद पोटा, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज एक्ट, ये 2002 में एक्ट आया। 2004 में ये एक्ट खत्म कर दिया गया। 2004 में एक नया एक्ट आया, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। उसके बाद एक 1958 में एक एक्ट आया, स्पेशल पावर ऑफ आर्म्स एक्ट। ये सिर्फ सबसे पहले असम और मणिपुर के लिए था। बाद में ये जम्मू कश्मीर में भी ये एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट में क्या था, जैसे हिंसा, इस राज्य में हिंसा होती थी, हिंसा के लिए पुलिस को कुछ पावर दे दिए गए। वो पुलिस किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और गोली भी चलाने का उसको अधिकार दिया था। अब CRPC में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित एक प्रावधान है इसमें, जो CRPC में दिया गया है। जैसे CRPC की धारा 151, इस धारा के अधीन भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ये सिर्फ इंडिया में ही ये मौलिक अधिकार है। अन्य किसी देश में, लोकतांत्रिक गणराज्य देश में कहीं भी इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है। अदर लोकतांत्रिक देशों में अगर कानून बना है तो सिर्फ इमरजेंसी के समय बना है। इंडिया एक ऐसा डेमोक्रेसी कंट्री है जो सिर्फ इंडिया में ही ये कानून है। ये भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है, अन्य किसी संविधान में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है। धन्यवाद। यदि आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।